हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम जो भी डिस्कस करेंगे टॉपिक्स अभी हम जो हमने स्टार्ट किए फ्रेंड्स, जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, बीएमएलटी के बच्चे हैं, तो उनका जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट वाइज है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमेस्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर वाइज में जो जो टॉपिक्स आएंगे, हर सिलेबस का फर्स्ट यूनिट हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, एक टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जो हमारा बेसिकली केमिस्ट्री के बाद हमारा या तो माइक्रोबायोलॉजी आएगा या हेमाटोलॉजी आएगा, तो हम उसके बारे में उसका एक यूनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि एक एक दिन में हमारा एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, एक यूनिट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिकली उसमें जो है थोड़ा लेंदी है, उसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बोन्स वगैरह आते हैं, आपके सारे बोन डिस्क्राइब होते हैं, आप कौन सा बोन कहाँ होता है। आपके वाइवा में पूछा जाता है कि बेसिकली आपके सामने स्केलेटन खड़ा कर देते हैं, पूछते हैं ये कौन सा बोन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल में जो आप नाम पढ़ रहे हो वो बोन कहाँ पे प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर और किस बोन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसके 2-3 क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो एनाटॉमी की ज़्यादा क्लासेस लगेंगी बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट है। वैसे तो जो आपका डीएमएलटी या बीएमएलटी है उसमें कम्युनिकेशन भी आता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। उसमें ना आपके स्टोरीज वगैरह हैं, इंग्लिश टू हिंदी है। ठीक है, उसमें आपका लेटर्स है, आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें अगर आपको नीड है तो हम पढ़ लेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसको भी पढ़ लेंगे, टेक्नोलॉजी जो है। ठीक है, लेकिन हम बाकी जो अदर सब्जेक्ट है हमारे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, हेमाटोलॉजी हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया एंड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और जो हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके, वो सारे टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपके भी कोई टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अभी हम कुछ दिनों में मैथ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर कुछ जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट है। और जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए भी ज़्यादा बेस्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, लाइव वीडियोस नहीं बन पाएगी फ्रेंड्स, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम नॉर्मल वीडियोस बना के अपलोड करें। जब काफ़ी सारी जैसे कि काफ़ी अरेंजमेंट हो जाएगी, लाइव वीडियोस की अरेंजमेंट हो जाएगी, तो हम लाइव भी लेंगे। ठीक है, क्लासेस। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है, इसके अंदर जो आता है वो हमें पढ़ना है रोल ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इट्स रिलेवेंट टू मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यानी कि केमिस्ट्री का क्या रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर और ये किस तरीके से रिलेवेंट है किसके अंदर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सो केमिस्ट्री प्ले अ फंडामेंटल रोल इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये क्या करता है, एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट है इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ समझते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि आपकी जो लाइफ है, आप सपोज कीजिए कि आपका जो बॉडी है, ठीक है, उसमें मसल्स है, मसल के अंदर टिश्यू है, टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू को मिला के ऑर्गन बनता है। तो एक सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जो होता है वो होता है एक, जो बेसिकली क्या होता है कि एक एक्चुअल में जो लिविंग थिंग्स होता है वो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ से बना होता है। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे किसको कहा गया है, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी केमिस्ट्री जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंडामेंटल बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है लाइफ को। ठीक है, सो इंक्लूडिंग, इसमें जो इंक्लूड है वो आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी केमिस्ट्री है उसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ही एक यूनिक सी बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 और मोर एटम से बने होते हैं। ठीक है, और जो एटम्स होते हैं वो सिंगल एटम होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कई सारे एटम से बने होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड,
प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो एमएससी जब आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें ना फुल्ली डिटेल्स है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत छोटा सा इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, नॉर्मल चीज लिखी हुई है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एंड लिपिड क्या कर रहा है, ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को स्टोर करता है फॉर अ सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ हॉर्मोन्स। तो ये कैसा एक्ट करेगा, एक हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। प्रोटीन्स क्या है, परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। तो प्रोटीन्स का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर आपके प्रोटीन्स के अंदर एंजाइम्स इंक्लूड हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड दी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आपके प्रोटीन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका एक बहुत ही खास रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं या आपके जो अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो भी रोल है प्ले हो रहा है, एंजाइम्स जो वर्क कर रहे हैं, जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आप खाना खा रहे हो, तो वो क्या है, उससे एनर्जी जो बन रही है, जनरेट हो रही है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी सेल्स वर्क कर रही हैं, आपके टिश्यू वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी क्या है कि इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के जरिए ही वो न्यूट्रिशन बना पाते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो कि जो डीएनए आरएनए होता है ये कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है ये ट्रांसफर होता है आपका जो पेरेंटल्स होता है उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, यानी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो किसके जरिए होती है, डीएनए और आरएनए के थ्रू होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ड्राइव मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एनर्जी एंड बिल्डिंग सेलुलर कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना बॉडी में जाता है, ठीक है, अगर उससे हम एनर्जी नहीं लेंगे तो क्या होगा, खाना खाया और वो डाइजेशन होके वो वेस्ट के थ्रू निकल गया, ठीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी नहीं निकालेगी, उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं निकालेगी जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी, हमारे सेल्स को जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो वो वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। हम कैसे वर्क करेंगे, जो हमारी सेल्स है जो न्यूट्रिएंट्स ले रही है तभी तो हम वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, मेरे अंदर एनर्जी है इसलिए मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। अगर मैंने खाना नहीं खाया होता, मैं ऐसी भूखी होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाती, ठीक है। सो जस्ट ऐसे ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, केमिकली रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, इसका एक प्रोसेस होता है जो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंजाइम कैटालाइसिस। तो एंजाइम कैटालाइसिस क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन कैटालाइसिस एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन विद इन सेल enabling essential process like digestion, respiration and photosynthesis। तो एंजाइम कैटालाइसिस कैसे होते हैं, जैसे कि जो प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का, जो प्रोसेस है, आप जानते हैं कि जब आप फूड खाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो फूड का साइज होता है वो बड़ा होता है, टीथ के जरिए उसको क्या करते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब वो आपके एसोफेगस में एंटर करता है, एसोफेगस क्या करता है, उसको अंदर करने के लिए, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके जरिए जब वो अंदर जाता है तो वो स्टमक में जब एंटर करता है तो स्टमक में ना HCl रिलीज होता है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे फूड को और तोड़ देता है। अगर आपने माउथ में जितना च्युइंग किया है उससे ज्यादा क्या करता है, वहां पे जो एसिड रिलीज हो रहा है उसको और ज्यादा डिसॉल्व कर देता है और क्या करता है, उसको और तोड़ देता है, जिसमें से क्या है कि सारी चीजें डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। जो आपका फैट है, आपका न्यूट्रिएंट्स है, जो वेस्ट चीजें हैं, जो एब्जॉर्ब करना है, सब कुछ सारा प्रोसेस आगे चल के होने लगता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, सबसे जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन क्या होता है कि एनएस से जाके वो रिलीज जाता है, ठीक है। तो देन ये क्या होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें ना एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। माउथ से लेके, माउथ में भी क्या करता है, सलाइवा क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें सलाइवा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। डाइजेशन से लेके स्टमक तक
जितना भी प्रोसेस होता है सारा प्रोसेस एंजाइमेटिक के थ्रू होता है, ठीक है। पेनक्रियाज आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, तो सारी जो प्रोसेस हो रही हैं वो सारी की सारी क्या होती है, एंजाइमेटिक। डाइजेशन में एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे रेस्पिरेशन में भी आपका एंजाइमेटिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस जो सिंथेसिस होता है वो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन कब होता है फ्रेंड्स, जो केमिकल रिएक्शन सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी स्टोर इन अ फूड मॉलिक्यूल्स पावरिंग सेलुलर एक्टिविटीज। तो एनर्जी जो प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, केमिकली जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी हमारे एनर्जी प्रोडक्शन होती है एंड रिलीज एनर्जी स्टोर इन अ फूड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स स्टोर होते हैं उनसे भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, पावरिंग सेलुलर एक्टिविटीज, जो सेलुलर एक्टिविटीज है उसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर ना, केमिस्ट्री के अंदर हम एनर्जी प्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ना इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपकी बॉडी में कोई भी कुछ भी आपने खाया है तो उसका जो भी प्रोडक्शन होगा, जो आपको एनर्जी मिलेगी, तो वहां पर जो भी केमिकली रिएक्शन के थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे सेल्स जो हैं उनको पावर मिलता है, उनको एक्टिविटी करने के लिए क्या होता है, पावर मिलता है, जो किसके थ्रू है, एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू होता है। होम्योस्टेसिस क्या है, केमिकल प्रोसेस है, प्ले अ क्रिटिकल रोल मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, दिस स्टेबल इंटरनल environment necessary for life by regulating pH टेम्परेचर एंड आयन कंसंट्रेशन। तो बेसिकली क्या है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो लाइफ है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का पीएच एंड आयन कंसंट्रेशन स्टेबल नहीं होगा, तो हमारे जो प्रोसेस है, हमारे जो अंदर का जो केमिकल प्रोसेस है वो क्रिटिकल हो जाएगा। क्रिटिकल मीन्स कि अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं वो सही से नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर सेल है, सेल का जो पीएच है, मान लीजिए कि उसका पीएच न्यूट्रल है, अगर वो एसिडिक हो जाए, ठीक है, तो क्या वो प्ले कर पाएगा रोल, नहीं कर पाएगा। सपोज कीजिए कि आपका ऑर्गन है, ऑर्गन में कोई सेल पीएच की वजह से, टेम्परेचर की वजह से डैमेज हो जाता है, तो वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। आयन कंसंट्रेशन की बात करें तो आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आयन कंसंट्रेशन में कोई गड़बड़ होती है, ठीक है, जो आयनिक कंसंट्रेशन गड़बड़ होती है, तो होमोस्टेसिस लेवल जो है वो अप और डाउन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बेसिकली ऑर्गन्स का जो मेंटेन्ड जो एक वो होता है रेगुलेटिंग करने का जो बेसिकली केमिकल प्रोसेस जो है वो क्या होता है, उस पर क्रिटिकल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो होमोस्टेसिस स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है, तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं लाइक हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन सेल्स enabling communication and coordination within the body, so they also transmit information between cell and tissue। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कि आपके हॉर्मोन्स हैं एंड हॉर्मोन्स क्या करते हैं, एक मैसेज के थ्रू, मैसेज केमिकली मैसेंजर्स होते हैं। कैसे, जब आप कोई टेस्ट कराते हो, ठीक है, तो आपका जो हार्मोन है, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है हार्मोन की, आपको पता होती है। अगर वो ऊपर गई तो दैट मीन्स कि जो आपका हेल्थ है उसमें कोई इश्यू है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा लो गया तो आपके भी हेल्थ में कोई इश्यू है या एबनॉर्मल है, ठीक है। तो अगर वो स्टेबल रहती है, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये एक ना आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी में हरकत चल रही है न्यूरो से थ्रू, जैसे कि आपका हार्मोन हो गया, ठीक है, जो सेल और टिश्यू के बीच का जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो भी हम न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या हॉर्मोन्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सेल और टिश्यू किस तरीके से केमिकली प्रोसेस जो प्ले कर रहा है, रोल कर रहा है। केमिकली मैसेंजर्स जो होते हैं ये अच्छे से रोल प्ले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा टिश्यू और सेल कहीं हमारी बॉडी के अंदर कहीं किसी का लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, किसी का लेवल घट नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, हम कई सारे टेस्ट कराते हैं। फुल बॉडी चेकअप मंथली बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो अपना फुल बॉडी चेकअप मंथली ज़रूर कराएं। मैं सजेस्ट करती हूँ सबको कि अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं। क्या पता कब कौन सी डिजीज़ जो है वो, कब कौन सी ऐसी बीमारी जो है, छोटी मोटी बीमारी आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती है, तो बेहतर है कि पहले उसका
ट्रीटमेंट कराएं। एंड देन हमारा जो 7th पॉइंट है वो आता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो केमिकली प्रोसेस है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी है हमारा। तो डीएनए एंड आरएनए, द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर कंपोज्ड ऑफ केमिकल यूनिट्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड देयर इंटरैक्शंस गवर्न जीन एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डीएनए आरएनए है वो क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो इसमें जो है केमिकल यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो बेसिकली जो हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है, ये क्या होते हैं कि जो अटैचमेंट होती है इनकी न्यूक्लियोटाइड्स होती है, जो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है न्यूक्लियोटाइड से अटैच होती है। ठीक है, सो द इंटरेक्शन गवर्न जीन एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस। तो बेसिकली ये जीन जो एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं, इंटरेक्शन होती है इनके बीच में। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अगर हम केमिकली के थ्रू लेते हैं तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारा डीएनए और आरएनए के थ्रू ही होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो जीन है वो किस टाइप का जीन है, आपका डीएनए जो है कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आपका डीएनए। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, जब ट्रांसफर होता है तो इसका क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी, जीन एक्सप्रेशन में भी इसका रोल है और इनहेरिटेंस में भी इसका रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आता है केमिकली रिएक्शन के अंदर। फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट जो है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, पत्तों के ऊपर, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ प्रोसेस होता है, लीफ में होता है। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ना केमिकल रिएक्शन, जितने भी आप पढ़ रहे हो ना पार्ट्स, सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो ये जहां भी मेडिकल जो रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे मेडिकली टर्म हैं, जो कि पता होना चाहिए आपको कि केमिकल प्रोसेस किस तरीके से इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड देन हमारा आता है ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट में कैसे इंक्लूड है, द केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग often टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और अ पाथवे विद इन सेल टू ट्रीट डिजीज। तो ड्रग डेवलपमेंट कैसे है कि ड्रग डेवलपमेंट में अगर आप केमिकली प्रोसेस को लाते हैं, केमिस्ट्री को लाते हैं, तो ये क्या होगा कि एक केमिस्ट्री है ना, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो बेसिकली ड्रग डेवलपमेंट करने के लिए एसेंशियल होता है। तो जब ड्रग डेवलप होगा, अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई डिजीज है, ठीक है, तो उसको टारगेट करने के लिए, उसको किल करने के लिए आपको ना एक पाथवे की जरूरत है। ठीक है, तो एक ऐसा ड्रग है जो क्या कर सकता है कि उसको किल कर सकता है, या आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप उसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, उस डिजीज को खत्म कर सकते हैं इस ड्रग के जरिए। तो ये एक आपका हो गया केमिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा ड्रग क्रिएट कर सकते हैं, ड्रग डेवलप कर सकते हैं जो कि ट्रीट कर सकता है उस डिजीज से। ठीक है, तो ये आपके केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होता है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, जब हम केमिकली प्रिंसिपल जो है इसका आर एसेंशियल फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरेपीज। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, प्रोटीन इंजीनियरिंग आता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरेपीज आती हैं। तो सारा ये जो केमिकली प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एसेंशियल होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस केमिस्ट्री के अंदर कैसे इंक्लूड है फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड टू इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट एंड द इकोसिस्टम एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री हेल्प करता है समझने में कि जो भी पॉल्यूटेंट है और इकोसिस्टम है हमारा, ठीक है, जो इस पे इन्वायरमेंटल साइंस का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, तो इसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो स्ट्रेटेजीज है उसको कैसे डेवलप की जाए, तो ये भी हमारा केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, किस तरीके से हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड। तो फूड की जो केमिकल कंपोजिशन है एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिज्म बाय द
बॉडी, तो मेटाबोलाइज द बॉडी, तो क्या किस तरीके से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी से मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, कैसे हम उसको मेटाबोलाइज करते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो किसकी केमिकली प्रोसेस के थ्रू ही हमें मिलता है। जब आप कोई खाना खाते हो, मैंने जैसा कि आपको बताया, आपने कोई फूड खाया, उसका न्यूट्रिएंट्स आप कैसे ले सकते हो, उसका न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी पार्ट में जो भी केमिकली रिएक्शन चल रही है उसके थ्रू ही आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ये नहीं कि आपने बाहर से न्यूट्रिएंट्स खाया आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लग गया, ऐसा नहीं होता है। एक केमिकली रिएक्शन होता है, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जिसके थ्रू आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जो है, केमिस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर फ्रॉम सॉइल केमिस्ट्री एंड फर्टिलाइजर डेवलपमेंट ऑफ स्टडी ऑफ प्लांट पैथोजेंस इंटरेक्शंस। तो एग्रीकल्चर में कैसे इन्वॉल्व है केमिस्ट्री फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है कि वाइटल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के अंदर। कैसे? क्योंकि जो सॉइल केमिस्ट्री होती है और जो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट है, अगर आपने फर्टिलाइजर डेवलपमेंट पढ़ा है तो आप जो है सॉइल में जो भी चीज़ें, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो आप उसको ना मॉडिफाई करके काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर डेवलपमेंट की स्टडी है, ठीक है, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन जो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिसिन की बात करें तो डायग्नोसिंग डिजीज टू डेवलप न्यू ट्रीटमेंट, केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल ऑफ एडवाइजिंग मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस के अंदर जो हमने टर्म पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो ड्रग, बेसिकली ड्रग डेवलपमेंट है, ड्रग डेवलपमेंट हमारा मेडिसिन में ही आता है, ठीक है। तो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए और न्यू ट्रीटमेंट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो हम इसमें केमिस्ट्री को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मेडिसिन के अंदर। इम्यूनोलॉजी, द इम्यून सिस्टम रिलाइज द कॉम्प्लेक्स केमिकल इंटरेक्शन सच एज एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। तो इससे तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी के अंदर आपका क्या होता है, जो बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी डिफेंड करती है, ठीक है। आपकी बॉडी किसे डिफेंड करेगी? जो पैथोजेंस होंगे। आपकी बॉडी किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस करती है। तो इस इम्यून सिस्टम का जो इंटरेक्शन होता है वो केमिकली होता है, ठीक है। केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी खुद को डिफेंस करती है किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या था? केमिकल रिएक्शन था। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो है हमारा लास्ट यहाँ पे पैरा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट टू मेडिसिन बिकॉज इट्स अलाउ रिसर्च टू क्रिएट ड्रग्स दैट फाइट इलनेस। तो ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का? बेसिकली केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई सारे रिसर्च हो सकती है, जिससे कि कई सारे ड्रग्स क्रिएट हो सकते हैं जो फाइट कर सकते हैं जो भी इलनेस, जो भी बीमारियां हैं उससे फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज अ हज part of medicines. Not only do you need an understanding of it so to behave a doctor by it is also both treatment and diagnostic tool. तो ये एक दोनों, जैसे ये बिहेव नहीं करता है डॉक्टर्स की तरह, लेकिन ये ट्रीटमेंट भी कर सकता है, डायग्नोस्टिक टूल भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का ड्रग मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री के अंदर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में मैंने दो ही पॉइंट्स लिखे हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे और भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, सो इसलिए मैंने 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही हम आगे और टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। सो मैथ की क्लास जो स्टार्ट होगी, अगर आप उसके लिए सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।